नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाई राहुल सर। ठीक है, जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 200 हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसमें से 2 क्लास ले चुका हूं, यानी कि हम लगभग 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं और मुझे सभी से आग्रह है कि सब इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी का भला हो पाए। ठीक है, तो आज हम चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक आदमी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। तो एक पर 20% का लाभ, और दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि होगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि एक आदमी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तो एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो करना क्या है इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लाभ और हानि बराबर है, तो उसमें हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हानि। और करना क्या है, हानि परसेंट बराबर दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 दूनी 4, यानी 4% की हानि आंसर आएगा। क्लियर? ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। जब भी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, एक पर यानी कि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, जब भी ये दोनों बराबर हो, ये भी लाभ भी और हानि भी, तो कुछ नहीं करना है, दोनों की गुणा करना है और 100 से डिवाइड कर देना है, होगी हमेशा हानि। ठीक है, ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से क्रम से 3:5 और 7:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:5 और 7:5 है। तो दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास दो बर्तन है जिनमें क्या है, एक में दूध और पानी का मिश्रण है। क्या है? दो बर्तन है जिनमें दूध और पानी का मिश्रण क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, यानी दो बर्तन है, पहला और दूसरा। यानी पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5 और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5।
ठीक है, तो मैंने पहले बर्तन में देखा कि पहले बर्तन में 3 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, टोटल कितना है 8 लीटर। पहले में 7 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, टोटल कितना है 12। तो उसमें क्या है, दोनों समान धारिता वाले, तो दोनों समान धारिता, पर ये तो समान नहीं है। तो समान करने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। 8 से 24 को काटा कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 की गुणा इन दोनों में कर देंगे। 8 से 24 को काटा कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 की गुणा इन दोनों में। फिर 12 से काटा, 12 से 24 को काटा कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 की गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो 3 की 3 में गुणा करी कितना है 9, 5 से 3 की गुणा करी कितना है 15, 7 की 2 में गुणा करी 14 और 5 की 2 में गुणा करी 10। अब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों बराबर मिलेंगे, तो 15 में 9 जोड़ोगे 24 और 14 में 10 जोड़ोगे 24, तो बराबर है, पर तुम्हें इन्हें जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने डाल दिया पहला बर्तन दूसरा बर्तन। अब इन दोनों का आपस में मिला दिया जाता है, तो 9 में 14 जोड़ा कितना आ गया 23 और 15 में 10 जोड़ा कितना आ गया 25। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमारा निकल गया, ये मिल्क और ये वाटर। क्लियर बात है। एक बार और देख लीजिए कि 2 बर्तन है, क्या है 2 बर्तन, पहला और दूसरा। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:5, 3:5। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो दोनों, मैंने पहले बर्तन में 3 था, दूसरे में 5 था, टोटल मिला के कितना हो गया 8, और दूसरे में कितना है, पहले में 7 लीटर, दूसरे में ये दूसरा 5 लीटर, तो दोनों मिला के कितना हो गया 12। 8 और 12 का क्या लेना है, लेस है, यानी एलसीएम 24। 8 से 24 को काटा कितनी बार गया 3 बार, तो 3 की गुणा इसमें, 3 की गुणा इसमें। 12 से 24 को काटा कितनी बार गया, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार। क्लियर। इनकी गुणा की, फिर 3 की 3 में करी 9, 5 की 3 में करी 15, 7 की 2 में करी 14, 5 की 2 में करी 10, तो ये हो गए 14 और 9 23 और 15 10 25। तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है एक ही कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, 3 गुनी है। एक किसी कार्य को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहां पे लिखा है ए और बी 2 आदमी है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में सीधा लिखा है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से कितनी है 3 गुनी। तो यहां पे मैंने लिख दिया इफिशियंसी। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ए की इफिशियंसी बी से कितनी है 1, इसकी 3 है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से इफिशियंसी कितनी है 3 गुनी, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो इसका टाइम क्या होगा अपोजिट, तो अपोजिट कितना आ गया 1 से 3, कितना होगा 1 से 3, तो कितना ज्यादा काम करता है 2 की जगह दे कितना रखा है हमें 30 दिन, कितना 30 दिन, कितने गुना है 2 से 30 को डिवाइड किया 15। यदि ए का पूछता ए किसी काम को कितने दिन में करे 15 दिन में, बी का पूछता तो बी कितने दिन में करता है 45 दिन में, कोई दिक्कत है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 45। ना तो हमें ये पूछा है, नहीं ये पूछा है, उसने पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो दोनों को ले लो एलसीएम। 15 और 45 का एलसीएम कितना है 45। 15 से काटा 3 बार और 45 से काटा 1 बार, 15 से काटा 3 बार और 45 से काटा 1 बार। अब दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो, तो 45 बटे
तीन, ए एक 3 यूनिट करता है, बी 1 तो 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर तो 11 चौक 44, 11 से ही 1/4 दिन, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर बात एकदम। एक बार और देखो कि ए और बी, ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, तो मैंने लिख दिया ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। हमेशा इफिशियंसी का अपोजिट होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। ठीक है, अब इफिशियंसी का अपोजिट होता है टाइम, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। ए किसी काम को बी से कितने दिन कम लेता है? 2 दिन कम लेता है, पर वहां पे लिखा है कि 30 दिन कम लेता है, यानी 2 की वैल्यू 30 है। 2 को डिवाइड 30 में किया कितनी बार गया? 15। 15 की 1 में गुणा करी 15 दिन, 15 की 3 में गुणा करी 45 दिन। इन दोनों के लिए एलसीएम 45, दोनों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया। ये हो गया आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है आज का, चौथा क्वेश्चन है, एक कार बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, चाल से जाती है। यदि वह रुक रुक कर चले, यदि वह रुक रुक कर चले, यदि वह रुक रुक कर चले तो उसकी औसत चाल, उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, हो जाती है। तो वह 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है? समय के लिए रुकती है। तो वह 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है? ऐसे ही क्वेश्चन 2018 में पूछा था। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं, इसे कराते हैं। हमें क्या दे रखी है? मैंने यहाँ पे स्पीड दे रखी है दो, तो यहाँ पे लिखो स्पीड, यहाँ पे लिखिए रुक रुक कर, यहाँ पे लिखो बिना रुके। पहले हमेशा लेना है बिना रुके वाली, तो बिना रुके, और यहाँ पे लिख दो रुक रुक कर। ठीक है, मैंने लिख दिया। एक बार हमें स्पीड दे रखी है बिना रुके, और एक बार दे रखी है रुक रुक कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमें बिना रुके स्पीड कितनी है? 80। कितनी है? 80। और रुक रुक कर कितनी है? 60। बिना रुके कितनी है? 80। और रुक रुक कर कितनी है? 60। तो यहाँ पे रेशियो बनाए, काट दिए, 20 दिया 60, 20 चौक 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो टाइम का रेशियो क्या होगा? अपोजिट, 3 से 4। बिना रुके स्पीड 80 थी, रुक रुक कर कितनी है? 60। रेशियो बनाए, 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 तिया 6। हमेशा टाइम का रेशियो स्पीड से अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि विपरीत होता है। यहाँ पे बिना रुके किसी दूरी को कितने में करता है? 3 मिनट। और रुक रुक कर चले तो कितनी लेती है? 4। यानी कि रुकती कितनी देर के लिए? 1। ये लिख दीजिए स्टॉपेज टाइम, यानी रुकने का समय, रुकने का समय। ठीक है, अब हमें बताना कितना है? 1 घंटे में। कितने में बताना है? 1 घंटे में। यहाँ पे 4 की जगह में 1 घंटे दे रखा है। 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी कि वे 4 की जगह 1 घंटा दे रखा है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट। कितने गुना है? 15। 15 की गुना इसमें की तो कितनी आई? 15 मिनट, यानी 1 घंटे में 15 मिनट के लिए वह रुकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एक बार बिना रुके और रुक रुक कर। बिना रुके स्पीड कितनी है? 80। और रुक रुक कर कितनी है? 60। तो यहाँ पे रेशियो बनाए, 4 रेशियो 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 3 4, 4 की वैल्यू 60 है, तो कितने गुना है? 15। 15 की गुना इसमें कर दी तो रुक रुक कर कितनी आ गई? रुकने का समय कितना आ गया? 15 मिनट। अब चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूँ एक बार, चौथा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहां पे लिखा 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है।
3:4:5 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उनका मैस है, यदि उनका मैस है यानी HCF ब्रैकेट में HCF 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि उनका मैस है 18 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें 3 संख्या दे रखी है, मैंने लिखा यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमें 3 संख्या उनका अनुपात दे रखा है, 3:4:5 के अनुपात में। यदि उनका मैस है 18 है तो उनका लैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 संख्या लिख दी, A, B, C, यानी किस अनुपात में, 3:4:5। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक HCF और एक लिखा LCM। कोई दिक्कत है? मैं 3, 4 और 5 का HCF कितना होगा? HCF होता है कि ये तीनों एक संख्या माननी चाहिए। 3, 4 और 5 तो किसी के टेबल में आती नहीं है, नहीं आती तो इनका HCF कितना होगा? 1। क्लियर बात है? यानी कि जब ये किसी के टेबल में नहीं आती है तो इनका HCF कितना होगा? 1। अब इनका लैसे निकालना है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 4 × 12, 12×5 60। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक है, एलसीएम मैंने सीधी सीधी मल्टीप्लाई क्यों कर दी? क्योंकि ये दोनों किसी के, ये आपस में किसी के टेबल में नहीं आती कोई सी संख्या भी। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 60। एक की जगह मैं से देख कितना रखा है? 18। कितना दे रखा है? 18। कितने गुना है 18? पूछा क्या है बाबू? इसमें पूछा है एलसीएम। एलसीएम पूछा तो 18 में 60 में गुणा कर दो। एलसीएम कितना आ गया? 1080। हमारा एलसीएम कितना है? 1080। यदि पूछता कि संख्या ज्ञात कीजिए तो पहली संख्या हो जाती है 18 की, इसमें गुणा करी 54, इसमें गुणा करी 72, इसमें करी तो 90। ठीक है, तो यदि संख्या पूछता तो इनमें गुणा कर देते, एलसीएम पूछा था एलसीएम में गुणा कर दे। ठीक है, इससे तुम्हारा समय भी बच जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यानी कि आज के छठे क्वेश्चन पर। आज का 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की गति ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। यहां पे देखो, एक नाव है जो धारा की दिशा में 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी को तय करने में कितना लेती है? 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों साइड अलग अलग। यहाँ पे लिख दिया मैंने धारा की दिशा, या ये लिख दो सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखा अपोजिट डायरेक्शन। धारा की दिशा होती है सेम डायरेक्शन और धारा की अपोजिट डायरेक्शन होती है विपरीत दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। समझने की धारा की दिशा में 4 घंटे में कितनी जा रही है? 120 किलोमीटर। 4 घंटे में कितनी जा रही है? 120 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 120/4। 4 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में कितनी जा रही है? इतनी दूरी। उसने कही धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, यानी कितनी? 120। 120 को 6 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे बराबर 120/6। 6 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 20। अब यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा 1 घंटे में निकालना है। मिनट है तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करना है, सेकंड है तो सेकंड को घंटे में, यानी कि हमें दोनों चाल 1 घंटे में चाहिए। फिर इसके बाद यदि धारा की चाल निकालनी है, यहाँ पे देखो, यदि धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड,
30 बट माइनस 20/2 तो कितनी आएगी 10/2, 10/2 तो कितनी आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यदि नाव की चाल निकालनी है, नाव की चाल, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 50/2 तो कितनी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल पूछता, शांत जल में, ये शांत जल में नाव की चाल है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल निकाली है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और धारा की चाल निकाली है, दोनों ने घटा के 2 से भाग। क्लियर बात है एकदम। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पर, ठीक है। यदि सभी को मजा आ रहा हो तो, यदि सभी को सही समझ में आ रहा हो तो सभी वीडियो को शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के 7वें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है, राम 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, एक व्यापार आरंभ करता है, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी लगाकर, 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को, यदि वर्ष के अंत में लाभ को 4:5 के अनुपात में बांट लिया जाता है, बांट लिया जाता है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है, की गई पूंजी कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा देते हैं। राम ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 महीने बाद बी ने कुछ पूंजी लगाई और व्यापार में सम्मिलित हो गया। माने कि यदि वर्ष के अंत में लाभ को 4:5 में बांट लिया जाता है तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है। तो यहाँ पे लिख दो राम, या आर लिख दो उसकी जगह, यहाँ पे लिखा मैंने राम और यहाँ पे लिख दिया बी, यानी कि राम और बी। बी थे नाम इनके। राम ने कितने लगाए 60,000 रुपए, 60,000 रुपए लगाए। अब उसने क्या कहा कि 4 महीने बाद, यानी कि पूरी 1 वर्ष के लिए, राम ने तो पूरे वर्ष के लिए लगाया क्योंकि 1 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इसने बी ने 4 वर्ष बाद लगाए थे, कितने में लगाए 8। मैं इसे लिख देता हूँ, इसने P रुपए लगाए, हमें मालूम नहीं है। अब इस वर्ष के अंत में लाभ कितना मिला, इसे 4 रुपए मिले लाभ के, इसे कितने मिले 5। एकदम आसान चीज है, कुछ नहीं है। इसमें करना क्या है कि राम को कितने 60,000 रुपए लगाए, इसकी मालूम नहीं है तो इसका लिख दिया P। इसने पूरी साल के लिए लगाए थे, 1 साल में कितने महीने होते 12। इसने 4 महीने बाद लगाए थे, कितने लगाए 8 महीने के लिए। वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, वर्ष के अंत में लाभ होता है 4:5 में, यानी वर्ष में कितने रुपए का लाभ है 4, और यहाँ पे कितने का 5 का, यानी कि ए को राम को 4 रुपए मिले लाभ को और बी को कितने मिले 5 रुपए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 4 से मैंने काट दिया, 4 से काटा 3 बार और 8 से ये काट दिया मैंने, 8 7 56 और 8 पंजे 40, 7500, 5 या 15, यानी प्रिंसिपल बराबर 15 गुना 7500। 15 की गुना 7500 में करनी है 2 0, 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 7 105 और 7 112, यानी 1,12,500 रुपए किसने लगाए थे, पी ने लगाए थे, यानी कि बी ने। प्रिंसिपल कितने आ गया 1,12,500, 1,12,500। 15 0 0 0 0, 15 5 75, 7 15 7 105 और 7 112, 1,12,500 रुपए की पूंजी लगाकर बी सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, राम ने कितने लगाए थे 60,000 रुपए,
बी ने कितने लगाए थे, पी रुपए। इसने पूरे वर्ष के लिए लगाए थे, कितने मिले, 12। इसने 8 महीने के लिए, 4 महीने बाद लगाए तो 8 महीने के लिए लगाए। वर्ष के अंत में लाभ होता है 4:5 में, इससे 4 रुपए मिले लाभ के, इसमें 5, और कैलकुलेशन की तो ये आ गया हमारा आंसर 1,12,500। अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर, आज का 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पे लिखा मैंने 7,35,18 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है कि तुम्हें कुछ भी फॉर्मूला नहीं रटना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा कि हमारे पास क्या है, 3 संख्याएं हैं, 7,35, 7,35, 18, चौथा पूछा है तो चौथे पे x लिख देना है, यानी कि 7,35, 18 हमें चतुर्थ समानुपाती लिखना है तो चौथे पे x लिख दिया। करना क्या है, बीच के की गुणा और फर्स्ट और लास्ट के गुणा क्या होती है, बराबर। 7 गुणा x बराबर 35 गुणा 18। कोई दिक्कत, हमेशा क्या याद रखना, बीच के की गुणा और फर्स्ट और लास्ट के की गुणा क्या होती है, बराबर होती है। तो 35 गुणा 18 और 7 गुणा x। तो यहां से 7 से 35 को काटा कितनी बार गया, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18×5 90, यानी हमारी चौथी संख्या कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज के 9वें क्वेश्चन पर। आज का 9वां क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5। यदि लड़कियों की संख्या में यदि लड़कों की संख्या में यदि लड़कों की संख्या में 60 छात्रों की 60 की वृद्धि हो जाती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात अनुपात 2:3 हो जाता है। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे लिखा मैंने बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि हमें बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का कितना है, 3:5 है, 3:5 ओरिजिनल रेशियो, ठीक है। माने कि 60 की वृद्धि हुई तो नया रेशियो कितना होगा, 2:3। तो लड़कों की संख्या में वृद्धि हुई, यहाँ पे लिख दिया लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, 60 की। लड़कियों की में तो वृद्धि होती नहीं, तो 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई माननी है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन इस पे कराया था। तो यदि जितना हो रहा है उसी के नीचे लिखना है। लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई, 60 की, और लड़कियों की में वृद्धि नहीं हुई तो 0 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x माइनस ये कितना आ गया, 3 तिया 9x बराबर 60 तिया 180 माइनस 2 की 0 में करी 0। तो यहाँ पे कितना आ गया x, 10 में से 9 गए x, और यहाँ पे आ गया 180, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 180। यानी लड़कों की संख्या पूछता 3 गुणा 180 तो बराबर कितना आ गया, 540, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या पूछता तो 5 गुणा 180 तो कितना आ गया, 900। तो टोटल पूछा है तो टोटल में क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, 540 प्लस 900, तो टोटल छात्र कितने आ गए,
1440। कितने आ गए? 1440। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का वास्तविक अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, यदि उसमें 60 लड़कियां और आ जाती है तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? 60, और लड़कों की संख्या कितनी लड़कों की संख्या बढ़ जाती है 60, और लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ती है? 0। तो करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारी, 3 की 3 में करी 9x, और 5 की 2 में करी 10x, और 3 की 60 में करी 180, 2 की 0 में करी 0। 10x में से 9x गए तो x बचा, और 180 में 0 गए 180। यदि लड़कों की संख्या पूछते हैं तो ओरिजिनल में 180 की गुना कर देते, और लड़कियों की संख्या पूछते थे 180 में 5 की गुना कर देते, तो दोनों निकल गए। टोटल पूछा है तो दोनों का जोड़ दो। ये हो गया आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट और 10वां क्वेश्चन। आज हम इसी क्लास में 10 क्वेश्चन ही कराएंगे। दसवां क्वेश्चन है आज, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कराते हैं। एक समूह के छात्रों के का औसत 28 है। 28 है। एक समूह में छात्रों का औसत 28 है। यदि उस समूह में एक छात्र और आ जाए, यदि उस समूह में, इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई। दसवां क्वेश्चन, यदि एक समूह में 40 के स्थान पर 80 अंक पढ़ लिया गया, तो उनके औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। 0.5 की वृद्धि होगी। तो छात्रों की संख्या कितनी थी? ये 10वां क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पिछली जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का उसमें पूछा गया था। तो यहां पे लिखा मैंने राइट और रॉन्ग। दो संख्या दे रखी है कि पहले उसने पढ़ना था 40 पर उसने गलती से कितना पढ़ लिया 80। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40 का। अब उसने क्या की 0.5 की वृद्धि हो जाती है। यदि मैं टोटल छात्र यानी कि एन से डिवाइड करूं तो कितना आ जाता है? 0.5। यानी कि 40 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उसकी वजह से वृद्धि कितने की हुई है? 0.5 की। यानी कि 40 की जगह 0.5 है। यदि मैं 40 में जितने छात्र उनसे डिवाइड करूं तो अंतर ये आना चाहिए 0.5। तो यहाँ n की वैल्यू निकाली तो n बराबर 40/0.5। पॉइंट हटाया मैंने, 0 बढ़ाया, 5 से काटा, 5 8 40। तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 80। कितनी आ गई? छात्रों की 80। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। यदि एक समूह में 40 के स्थान पर 80 अंक पढ़ लिया जाए तो उसके औसत अंक और लिख देता हूं यहाँ पे। औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ पे लिखो राइट और यहाँ पे लिखो रॉन्ग। पढ़ना 40 था पर गलती से पढ़ कितना लिया? 80। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया? 40। छात्र कितने थे? n हमें पता नहीं। यदि मैं 40 में n से डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए? 0.5। मैं n को इधर लाया और 0.5 से इसे
डिवाइड कर दिया, तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई 80। और सभी से आग्रह है कि सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इस पे बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन खुद बनाने पड़ते हैं और लिखने पड़ते हैं, उसके बाद मैं करता हूँ। तो सभी से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो आपके लिए सभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।